शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए फोर्थ सेमेस्टर 2023 के परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य में एक प्रकार से एक चैप्टर है आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, अनुवाद में कोश। यानी कि कोश का महत्व क्या होता है, अनुवाद में कोश किसे कहते हैं, कोश की परिभाषा, कोश का अर्थ और कोश के प्रकार, यहाँ तक कि कोश का क्या एक प्रकार से उपयोगिता और क्या महत्व है अनुवाद में, और अनुवाद में किस प्रकार की भूमिका कोश निभाता है। इन समस्त मुद्दों पर हम जानने का प्रयास करेंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा यहाँ से। देखिए कल जो है रात में लाइव मैं देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जो है लाइव हुआ नहीं था। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न है, कोश या शब्दकोश अनुवाद का महत्वपूर्ण साधन है। अनुवाद के अर्थ और परिभाषाओं को स्पष्ट करते हुए अनुवाद में कोश के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न पूछा सकता है। या फिर आपसे प्रश्न पूछे कि अनुवाद में कोश के महत्व का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछे कोश का अर्थ और परिभाषा दीजिए। या फिर अभी एक प्रश्न अभी और हम रखेंगे, कोश के प्रकार कितने प्रकार के होता है और उसको स्पष्ट करें। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। उन समस्त प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे। देखिए कोश जो होता है, या कोश विज्ञान बात कर ले, कोश या कोश विज्ञान बात एक ही है। भाषा की शब्दावली के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करता है और इसका अनुप्रयोगिक रूप कोश निर्माण प्रक्रिया होता है। ठीक है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से क्या किया जाता है, एक भाषा की कोशगत सूचना एकत्रित की जाती है, एक डिक्शनरी टाइप की। तो कोश माने एक प्रकार से बोले तो डिक्शनरी, किसी एक भाषा के कई शब्दों को इकट्ठा रखना, उसमें कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन क्रिया है, सबको एक प्रकार से क्लेरिफाई करना, उस शब्द का क्या अर्थ होता है, शब्द का एक प्रकार से कई चीज़ों के बारे में उस जो सूचना एकत्रित की जाती है विभिन्न स्रोतों से, एक भाषा की कोशगत सूचना जो इकट्ठा की जाती है, उस सूचना को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से संयोजित किया जाता है और इसमें एक एक शब्द के अर्थ का वर्णन करने या समझने में सहायता भी मिलती है। कोश निर्माण प्रक्रिया में शब्द सामग्री का संग्रह किया जाता है, शब्दों का चयन यानी चुनाव किया जाता है, शब्दों का वर्गीकरण भी किया जाता है, फिर उसमें अर्थ का निर्धारण भी किया जाता है, शब्दों के अर्थ को भी बताया जाता है। शब्द संकलन करना कोई यांत्रिक कार्य या मशीनी कार्य नहीं है, अपितु इसमें भाषाई आयामों का विवेचन भी होता है, जिसमें कोशगत रूपों का वर्गीकरण एवं प्रस्तुतिकरण होता है। और इसीलिए एक प्रकार से कोश निर्माण में कोई मशीन की उपयोगिता या वो सब नहीं होती है। कोश निर्माण के लिए एक प्रकार से मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष का कहीं ना कहीं पे जानकार होना भी आवश्यक होता है। सबसे पहले हम कोश का स्वरूप और उसका विषय क्षेत्र जानने का प्रयास करेंगे। व्याकरण परंपरा में अगर देखेंगे आप तो भाषा अध्ययन के 2 खंड आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा शब्द और शब्द समूह का, और एक मिलेगा शब्द अनुशासन और व्याकरण का। तो शब्द अनुशासन और व्याकरण ये दूसरा एक प्रकार से आपका खंड है। पहला खंड है शब्द और शब्द समूह का। तो ये कोश के 2 स्वरूप आपको या 2 खंड आपको मिलते हैं अगर व्याकरण परंपरा में आप देखें तो भाषा के अध्ययन के। ठीक है, तो कोश या कोश विज्ञान का संबंध जो है वो भाषा के शब्द और शब्द समूह के अध्ययन से है, या भाषा की शब्द संपदा की संरचना और बनावट का विवेचन करता है। शब्द अनुशासन और व्याकरण ये अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि कोश का जो स्वरूप है या व्याकरण परंपरा में भाषा अध्ययन का 2 खंड होता है। एक होता है शब्द और शब्द समूह का, और शब्द और शब्द समूह का ही अध्ययन कहीं ना कहीं पे किया जाता है कोश या कोश विज्ञान के अंतर्गत। समझ रहे हैं ना, यानी कि शब्द और शब्द समूह का अध्ययन जो होता है कोश विज्ञान का, एक प्रकार से कोश विज्ञान से इसका संबंध होता है। कोश विज्ञान के अंतर्गत शब्द और शब्द समूह के बारे में ही हम लोग जानते हैं। और भाषा की शब्द संपदा की संरचना और बनावट का विवेचन करता है कोश विज्ञान। कोश के अंतर्गत शब्द की प्रयोग संबंधी सूचना को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, आवृत्ति के आधार पर उनका चयन किया जाता है। अर्थ विज्ञान के सहयोग से शब्दों का अर्थ विषय विवेचन की होता है, और कोश के द्वारा शब्दों के रूप और अर्थ की उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है, परिवर्तन के क्रम को जानने में सहायता मिलती है, और जो अनुवाद के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का भी एक प्रकार से निर्वहन करती है। तो कहीं ना कहीं पे कोश जो होता है अर्थ विज्ञान के सहयोग से क्या होता है, इन सभी चीज़ों में एक प्रकार से शब्दों के रूप और अर्थ की उत्पत्ति या विकास और परिवर्तन के क्रम को जानने में सहायता, तमाम प्रकार की जानकारी हमको मिल पाती है। ठीक है, तो आगे समझते हैं कोश निर्माण प्रक्रिया क्या होती है। कोश निर्माण प्रक्रिया भारतीय शब्द परंपरा में कोश का कोई या कोश कोई नया नाम नहीं है। कोश शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, और इसके लिए संस्कृत साहित्य में कोश और कोश 2 वर्तनियाँ प्रचलित थी। वर्तनियाँ मतलब जैसे ये एक कोश तो ये होता है को और सा,
एक कोष ये होता है इस प्रकार का सा। तो दो वर्तनियाँ प्रचलित है, मतलब कि दो टाइप के कोष हैं जिनका प्रयोग कटोरा, पीपा, बाल्टी, बादल, म्यान, संदूक, ढक्कन, खोल आदि के लिए या इसके अर्थ में कोष का प्रयोग होता था। मतलब कि कोष का मतलब दो कोष थे और दोनों कोष संस्कृत साहित्य में जो थे, चाहे इस कोष की बात करें चाहे इस कोष की, इन दोनों का जो अर्थ था, किसी का अर्थ कटोरा, किसी का पीपा, किसी का बाल्टी, किसी का बादल, किसी का म्यान, किसी का संदूक, किसी का ढक्कन, किसी का खोलना, ये कई प्रकार के अर्थ में एक प्रकार से संस्कृत में प्रचलित थे दोनों अर्थ। कहने का तात्पर्य यह है कि कोष उन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता था या हुआ है जिसमें कुछ संग्रह किया जा सके, मतलब जिसमें कुछ इकट्ठा किया जा सके, संग्रह किया जा सके, कि कुछ उसमें रखा जा सके। तो कोष उस अर्थ में संस्कृत साहित्य में प्रयोग होता रहा। चाहे बात की जाए कटोरा की, तो कटोरा में भी कुछ आप रख सकते हैं, पीपा में भी, बाल्टी में भी, बादल मतलब म्यान में भी तलवार रखते हैं आप, संदूक में ढक्कन से कुछ ढाकते, खोल हो गया जैसे। तो इस तमाम प्रकार की चीज़ों में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इकट्ठा या रखने का एक प्रकार से गुण विद्यमान है, और इसी अर्थ में कोष का प्रयोग संस्कृत साहित्य में हुआ है। तो ये कोष निर्माण प्रक्रिया में ये चीज़ें आपके समझ में आई। शब्दकोश के लिए प्रचलित शब्द, यानी शब्दकोश के लिए जो प्रचलित शब्द हैं वो कौन कौन से, उसको सबसे पहले जान लें। देखें तो संस्कृत में शब्दकोश के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो निघंटु, नाममाला, माला शब्दार्पण, माला शब्दारणव, इसके अलावा अभिधान, ये सब शब्द जो है संस्कृत में शब्दकोश के लिए प्रयोग किए जाते थे। हिंदी भाषा में अगर देखें तो उसमें भी कोश और कोश शब्द, शब्दकोश, खजाना, इन सभी अर्थों में आप देखिएगा कोश प्रचलित था। या तो कोश ऐसे लिख करके मिलता है, या फिर कोश ये शब्द, या फिर एक प्रकार शब्दकोश, या फिर खजाना, इन चार शब्द जो है हमको हिंदी में मिले। परंतु 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते कोश शब्द का प्रयोग जो होने लगा वो शब्दकोश के लिए होने लगा, और ये ज़्यादा सूटेबल होने लगा, और कोश के लिए लोगों ने एक प्रकार से शब्दकोश कहना प्रारंभ कर दिया 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते, यानी लगभग 1950 के बाद से। ठीक है, शब्दकोश के लिए कोश का प्रयोग खजाना के लिए रूढ़ हो गया, मतलब खजाना के लिए अब उसका प्रयोग नहीं होने लगा, अब इसका प्रयोग केवल शब्दकोश के लिए होने लगा। अमर सिंह के प्रसिद्ध अमर कोश का मूल नाम जो था वो लिंगानुशासन था, जिसे बहुत बाद में अमर कोश कहा जाने लगा। जब कोश का प्रयोग आज के अर्थ में रूढ़ हो गया, अंग्रेजी भाषा की कोश के लिए डिक्शनरी शब्द प्रयुक्त होता है। डिक्शनरी, ठीक है, और डिक्शनरी में क्या होता है, शब्द जो होते हैं इकट्ठे होते हैं। अच्छा, अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी हो या हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी हो तो वो डिक्शनरी तो दो भाषाओं के बीच की हो गई, लेकिन एक ऐसी डिक्शनरी भी होती है जिसमें हिंदी के सब शब्द लिखे होते हैं या अंग्रेजी के शब्द लिखे होते हैं, तो उसमें अंग्रेजी की डिक्शनरी है, अंग्रेजी का शब्दकोश वो है, तो वो होता है आपका कोश, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिक्शनरी के शब्द की उत्पत्ति डेकियर शब्द से हुई है। और लैटिन में डेकियर का मतलब क्या होता है, कहना या बोलना। इस प्रकार अंग्रेजी में कहे या बोले गए शब्दों के संग्रह को डिक्शनरी कहा जाता है। कोई चीज़ कोई कह रहा है या कोई विद्वान किसी चीज़ को उसने कहा या बोला, उसी को अगर इकट्ठा करके आप लिख देंगे तो वही हो जाता है आपका क्या, आपका कोश या शब्दकोश या डिक्शनरी, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये हो गया कोश का अर्थ। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का और संस्कृत भाषा का, तीनों चारों अर्थों में हम लोगों ने जाना। अब कोश या शब्दकोश की परिभाषाओं पर भी थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे। कोश या शब्दकोश की परिभाषाओं की अगर बात करें तो शब्दकोश की कई परिभाषाएं दी गई, अनेक परिभाषाएं दी गई, विद्वानों ने कई प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। कुछ जो प्रचलित परिभाषाएं हैं उनको मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार अगर देखें शब्दकोश की परिभाषा, कोश की परिभाषा क्या दी गई, तो कोश कहा गया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा कि कोश एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ या तो उसी भाषा में या किसी दूसरी भाषा में सामान्यतया वर्ण अनुक्रम में दिए होते हैं। मतलब जैसे ए ए ए इस प्रकार सबसे पहले ए वाले जितने शब्द हैं उन सभी को इकट्ठा लिख लिया गया, फिर बी वाले को लिख लिया गया, फिर सी वालों को अगर हिंदी में लिखा गया तो पहले आ, फिर बड़ा आ, फिर ई, फिर मतलब आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा, फिर का खा गा घा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक प्रकार से ये होता है वर्ण अनुक्रम, यानी कि एक प्रकार से वर्णानुक्रम के हिसाब से वो सेट होते हैं। प्रायः शब्दों के उच्चारण, उनकी व्युत्पत्ति और उनका प्रयोग का विवरण भी उसमें दिया होता है कि उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उस शब्द की कहाँ से उसकी व्युत्पत्ति हुई है, शब्दकोश में यह भी आपको मिलेगा।
शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है वो भी आपको डिक्शनरी में मिलेगा, व्युत्पत्ति कैसे हुई किन शब्दों से उसको भी मिलेगा, और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है इन सभी का विवरण आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कोश की परिभाषा दी गई कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें क्या होता है, किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ जो होते हैं उसी भाषा में दिए होते हैं या किसी दूसरी भाषा में भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है, और वर्णानुक्रम के हिसाब से दिए होते हैं, और उनके शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, उसकी उन शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और उनका प्रयोग कहाँ पर करना है, ये सारी चीज़ें उस शब्दकोश में, उस पुस्तक में लिखी होती हैं उसी के सामने, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कोश की परिभाषा दी गई और कहा गया कि कोश वह पुस्तक है जिसमें सामान्यतया वर्णानुक्रम में किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन होता है। तो एक प्रकार से वो होता है कोश। तो कोश एक ऐसी पुस्तक जिसमें वर्णानुक्रम से किसी भाषा के शब्दों को एक प्रकार से या विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है और उसी को लिखा जाता है। तो एक प्रकार से ये होता है शब्दकोश या कोश, ऐसा बताया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बताया गया है। हिंदी शब्द सागर में अगर देखें कोश की परिभाषा जो दी गई है वो कहा गया कि कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ और पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हों, उसको हम कोश कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं। हिंदी शब्द सागर भी एक कोश ही है हिंदी का। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अंग्रेजी का एक प्रकार से कोश मतलब कि कोश है, ठीक है, कोश ग्रंथ है। मानक हिंदी कोश के अनुसार मानक हिंदी कोश भी एक प्रकार से डिक्शनरी ही है हिंदी की, हिंदी का कोश है, शब्दकोश है। इसमें कहा गया कि कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम में शब्द दिए होते हैं और उनके आगे अर्थ भी लिखा होता है, यानी वर्णानुक्रम के स्थान पर एक विशेष क्रम, मतलब वर्णानुक्रम, अब वर्णानुक्रम के हिसाब से हो सकता है या एक प्रकार से अलग तरीके से भी एक प्रकार से आपको सीरियल वाइज लिखा जा सकता है। तो वर्ड के हिसाब से भी और कई और भी आधार रखे जा सकते हैं क्रम को लेकर के। तो एक विशेष क्रम से शब्द दिए होते हैं और उनके आगे उसका अर्थ भी दिया होता है। मानक हिंदी कोश में कोश की परिभाषा इस प्रकार से दी गई। इसके बाद में आते हैं स्वयं भोलानाथ तिवारी जी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके उसी या दूसरी या दोनों भाषाओं के अर्थ, पर्याय, प्रयोग, विलोम हो या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या, नामों, स्थान, व्यक्ति, इन सभी का परिचय हो या कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप से दिया होता है, तो उसी को कहते हैं कोश। तो कोश में केवल शब्द और उनके अर्थ ही नहीं होते हैं बल्कि उसमें एक प्रकार से पर्यायवाची भी होता है, उसका प्रयोग कैसे करना है, उसके विलोम शब्द क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट उसका प्रयोग या किस विषय में उसकी व्याख्या की जाती है, या उसके अगर परिभाषिक शब्द है तो उसकी परिभाषा भी, उसके बारे में और भी चीज़ें लिखी होती हैं। ऐसा बताया डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। ये होता है कोश, ठीक है। अब अनुवाद में कोश ग्रंथ की क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अनुवादक के लिए सबसे बड़ा सहायक उपकरण होता है शब्दकोश। अनुवाद चाहे साहित्यिक पाठ का हो या तकनीकी, या सभी अनुवादकों की अगर बात की जाए, सभी प्रकार का अनुवाद हो, तो अनुवाद के प्रकार और अनुवाद का महत्व ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो सभी अनुवादकों को अच्छे शब्दकोश की ज़रूरत महसूस होती ही है। कितना ही अच्छा अनुवादक क्यों ना हो, उसको कहीं ना कहीं पे शब्दकोश का सहारा लेना ही पड़ता है। शब्दों के पर्याय देने के साथ साथ अच्छे शब्दकोश में स्वनिक जो है लिम्पेंकन, यानी कि एक प्रकार से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस, यानी शब्द का उच्चारण, पर्याय यानी कि एक प्रकार से पर्यायवाची या अर्थ अथवा दूसरी भाषा में पर्याय यानी शब्द साधन जिसको बोलते हैं डेरिवेशन, और व्युत्पत्ति यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब जो है कहीं ना कहीं पे दिया होता है शब्दकोश में। और यही कारण है कि एक अनुवादक को कहीं कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वही में देख करके वो आसानी से एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकता है या लिपियांतरण कर सकता है। किसी भी जीती जागती भाषा का शब्दकोश कभी भी निश्चित रूप से संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय और परिस्थिति जैसे जैसे बदलती रहती है, शब्दों का अर्थ और परिभाषा बदलती रहती है। इसीलिए एक प्रकार से या नए नए शब्दों का प्रयोग होता रहता है, क्योंकि समय के साथ साथ पुराने शब्द बोलचाल की भाषा में लुप्त होते जाते हैं, नए शब्दों का विकास होता है और शब्दों के अर्थ भी लगातार बदलते रहते हैं और उनका अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच होता, मतलब कि संकोच होता रहता है। कभी अर्थ का विस्तार होता है, कभी अर्थ का संकुचन होता है, मतलब कभी अर्थ दूसरा, कभी अर्थ दूसरा भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे हिंदी के पद शब्द का अंग्रेजी में
पोस्ट पर्याय के रूप में अर्थ विस्तार होता है। तो कहीं ना कहीं पे जो पोस्ट होता है वो एक प्रकार से अर्थ विस्तार में आप देखें तो पद शब्द का अंग्रेजी में पद को पोस्ट बोला जाता है। तो ये कई प्रकार के ऐसे आप देख सकते हो उदाहरण। तो आधुनिक शब्दकोश कई अर्थों में अनुशासनात्मक यानी प्रेस्पेक्टिव है, ना कि वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव नहीं है। शब्दकोश क्या है? अनुशासनात्मक है, प्रेस्पेक्टिव है, वर्णनात्मक नहीं है, क्योंकि वे भाषा के स्वरूप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं जो शब्दकोश होते हैं। और अनुवादक के लिए शब्दकोश सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है, चाहे वह एक भाषी हो या द्विभाषी हो या बहुभाषी शब्दकोश हो। कोई भी शब्दकोश किसी भी अनुवादक के लिए किसी भी प्रकार का अनुवाद करता है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट ही होता है, चाहे वो एक भाषी कोश हो या द्विभाषी मतलब दो भाषाओं में कोश लिखा हो या बहुभाषी हो मतलब कि एक भाषा की डिक्शनरी हो, चाहे दो भाषाओं की डिक्शनरी हो और चाहे कई भाषाओं की डिक्शनरी हो। एक प्रकार से जैसे मान लेते हैं एक भाषी डिक्शनरी मतलब केवल हिंदी का शब्द उसमें लिखा हुआ है, द्विभाषी मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों का लिखा हुआ है, बहुभाषी मतलब क्या हो गया हिंदी अंग्रेजी उर्दू और फ्रेंच जर्मन 4-5 एक प्रकार शब्द एक जैसे कि यहाँ पर लिखा गया उसी शब्द को जैसे आपने लिखा अंग्रेजी में जैसे लिखा डॉग, हिंदी में लिख दिया उसी को कुत्ता, ठीक है। और जो है उर्दू में जो उसको बोला जाता हो या फ्रेंच में जर्मन में जो भी बोला जाता हो वो सब लिख दिया जाए एक साथ ही साथ एक लाइन से, तो वो होता है बहुभाषी एक प्रकार से कोश। तो सभी कोश जो होते हैं वो एक प्रकार से एक अनुवादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अनुवाद का महत्व बना रहता है सभी भी एक प्रकार से अनुवाद में या एक प्रकार से सभी भाषा की डिक्शनरी या कोश में। निर्माण में एक से अधिक आधारों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे एक ही कोश में प्रतिशब्द, पर्याय, विलोम, व्याख्या, व्युत्पत्ति, उच्चारण ये सब आपको मिल जाते हैं शब्दकोश में ही। डिक्शनरी में किसी शब्द का प्रतिशब्द मिल जाता है, पर्यायवाची मिल जाता है, विलोम मिल जाता है, उसकी व्याख्या मिल जाती है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई शब्द की वो भी आपको मिल जाता है और उसका उच्चारण कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको शब्दकोश में लिखी हुई मिलती हैं। इससे क्या होता है कि अनुवादक को इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हो जाती हैं, क्या क्या प्रतिशब्द, पर्यायवाची, विलोम, व्याख्या, व्युत्पत्ति और उच्चारण। इतना अगर आपको पता हो जाएगा तो आप बड़े ही आसानी से अनुवाद कर सकेंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। वर्तमान समय में इसी आधार पर अधिकतर कोशों का निर्माण हो रहा है। किस आधार पर? प्रतिशब्द रखा जाएगा उसमें, पर्याय शब्द, विलोम, व्याख्या, व्युत्पत्ति और उच्चारण। ये एक प्रकार से 6 चीज़ें अगर कोश में हैं तो कोश जो है पूर्णता को प्राप्त होता है, ऐसा एक प्रकार से विद्वानों ने कहा है। देखिए अगला प्रश्न भी आपसे एक ये बन सकता है, ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कोश कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोशों के प्रकार देखते हैं भाई, कोश कितने प्रकार के होते हैं। तो कोश अनेक प्रकार के होते हैं और अभी तक कोशों का सर्वस्वीकृत वर्गीकरण नहीं हो पाया है कि कोश कितने प्रकार के होते हैं। ये एक प्रकार से सभी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है, विद्वानों में मतभेद जरूर है। कोशों को अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, कई आधार बना करके कोशों को हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे कि भाषा को आधार बना करके हम कोश को बांट सकते हैं, प्रविष्टि के हिसाब से बांट सकते हैं, उद्देश्य को आधार बना करके हम कोश का कैटेगराइजेशन यानी वर्गीकरण कर सकते हैं, समय यानी काल को देख करके हम कोशों का वर्गीकरण कर सकते हैं, अर्थ को देख करके हम वर्गीकरण कर सकते हैं, प्रविष्टि क्रम को, विशिष्ट, इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से आधार बना करके हम लोग कोश को बांट सकते हैं या कोश का वर्गीकरण कर सकते हैं और इन्हें भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकृत किया भी जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अलग अलग विद्वानों ने कोशों के प्रकार को बताते हुए कई आधारों का सहारा लिया है। कोश के निर्माण में एक से अधिक आधारों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के अगर देखें जो सबसे ज़्यादा मत प्रचलित है या विद्वानों ने सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य जो तरीका या एक प्रकार से बोले तो सर्वमान्य आधार रहा है कोश के विभाजन का, वो रहा है कोश विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण या प्रचलित जो है, उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है कोश, ठीक है। एक तो होता है व्यक्ति कोश, एक होता है पुस्तक कोश और एक होता है भाषा कोश। एक होता है व्यक्ति कोश, एक होता है पुस्तक कोश और एक होता है भाषा कोश। अब हम समझेंगे व्यक्ति कोश क्या है, पुस्तक कोश क्या है और भाषा कोश क्या है। तो 3 रूप से या 3 एक प्रकार से प्रकार होते हैं कोश के, डिक्शनरी के। व्यक्ति कोश यानी इंडिविजुअल जो डिक्शनरी है वो, एक पुस्तक कोश यानी बुक वाली जो डिक्शनरी है वो, और एक भाषा कोश यानी जो भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज डिक्शनरी। तो आइए हम सबसे पहले व्यक्ति कोश के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति कोश है क्या। व्यक्ति कोश किसे कहते हैं भाई? तो जब किसी
एक व्यक्ति के साहित्य में, किसी एक व्यक्ति के, चाहे तुलसीदास को ले लो या आप ले लो अंग्रेजी का कोई साहित्यकार हो गया जैसे कि विलियम शेक्सपियर को ले लो, या एक प्रकार से उर्दू के किसी शायर को ले लो, तो ये सब जब किसी एक व्यक्ति के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को आधार बना करके कोश का एक डिक्शनरी का निर्माण किया जाता है तो वह कोश व्यक्ति कोश कहलाता है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर के जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से शब्दों को उठा करके और एक डिक्शनरी बना दी जाए, तो विलियम शेक्सपियर के जो रचनाएं हैं उनको उठा करके एक शब्दकोश निर्माण भी किया जाएगा या डिक्शनरी बनाई जाएगी, तो उसको बोलेंगे व्यक्तिगत कोश। या गोस्वामी बाबा तुलसीदास के जितने शब्द हैं उनके या जितनी रचनाएँ उन्होंने लिखी हैं उन सभी रचनाओं को उठा करके देखेंगे और उनमें से जो शब्द होंगे अच्छे अच्छे उनको उठा लेंगे, उनको उन्होंने जिन जिन चीज़ों के लिए जो जो शब्द प्रयोग किया है और उसके आधार पर हम कोश का निर्माण करेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्ति को। समझ पा रहे हैं ना। या जयशंकर प्रसाद जी की बात की जाए, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो उनके शब्दों को उठा करके अगर एक पुस्तक बना दें तो वो, या महादेव वर्मा जी के शब्दों को उठा करके एक डिक्शनरी बना दें, तो ये हो गए कोश का पहला प्रकार यानी व्यक्ति कोश। तो ये होता है आपका व्यक्ति कोश, यानी कि जब किसी व्यक्ति के या किसी एक व्यक्ति के साहित्य के जो शब्द साहित्य में प्रयोग किए गए शब्दों को उठा करके एक पुस्तक का निर्माण किया जाता है, उसमें एक प्रकार से शब्दों को रखा जाता है, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों का उच्चारण, अर्थ, सभी चीज़ों को बताया जाता है, तो उस प्रकार के कोश को हम व्यक्तिगत कोश या व्यक्ति कोश कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो कोश है वो होता है पुस्तक कोश। पुस्तक कोश की अगर बात की जाए तो पुस्तक कोश जो होता है उस कोश को कहा जाता है जिसमें किसी एक ग्रंथ के प्रयुक्त शब्दों को आधार बना करके कोश का निर्माण किया जाता है। जैसे कि मैंने गोस्वामी बाबा की सभी रचनाओं को मैंने बताया था उस समय, तो गोस्वामी बाबा की सभी रचनाओं को, रामचरितमानस और विनय पात्रिका, दोहावली, कवितावली, इन सभी की रचनाओं या सभी के शब्दों को उठा करके एक कोश बनाया जाए तो होगा व्यक्ति कोश। किसी एक व्यक्ति की संपूर्ण साहित्य के शब्दों को उठा करके एक कोश का निर्माण, एक डिक्शनरी बनाई जाए, एक पुस्तक बनाई जाए, वो होता है व्यक्ति कोश। लेकिन पुस्तक कोश जो होता है वो कौन सा कोश होता है? जैसे रामचरितमानस एक पुस्तक है, रामचरितमानस को ही केवल श्री रामचरितमानस को उठाएं और उसमें जो 7 कांड हैं उन 7 कांड में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं उन शब्दों को उठा करके एक पुस्तक बना दें तो हो जाएगा पुस्तक कोश। मतलब किसी एक पुस्तक को टारगेट करके या किसी एक पुस्तक में से ही शब्दों को उठाया जाए और एक दूसरी पुस्तक बनाई जाए, कोश की या डिक्शनरी बनाई जाए, तो वो हो जाएगी आपकी पुस्तक कोश। जैसे रामचरितमानस या साकेत हो गया, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, महाकाव्य है, उससे उठा लें, या अंधेरे में कविता है मुक्तिबोध की, उससे उठा लें। ठीक है। तो ये सब कोश जो होंगे ये पुस्तक कोश कहलाएंगे। इसके बाद में तीसरा होता है आपका भाषा कोश। भाषा कोश की अगर बात की जाए तो भाषा कोश एक भाषा का हो सकते, मतलब कि भाषा कोश एक भाषा का हो सकते हैं और एक से अधिक भाषाओं के भी हो सकते हैं। तो भाषा कोश की अगर बात की जाए तो एक भाषा वाले कोश को एक भाषिक कोश कहते हैं। जैसे कि अगर हिंदी और हिंदी में कोई शब्द लिखा है और हिंदी में ही उसका अर्थ लिखा हुआ है तो हो जाएगा हिंदी कोश या एक प्रकार से एक भाषिक कोश। अंग्रेजी शब्दकोश, तो ये भी एक प्रकार से एक कोश ही होगा या एक भाषिक कोश ही कहलाएगा। इसी प्रकार से द्विभाषिक कोश होता है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी का कोश हो गया, चाहे अंग्रेजी और हिंदी का शब्दकोश हो गया, तो ये द्विभाषिक कोश हो गया। और या बहुभाषिक कोश की अगर बात की जाए तो ऐसे अंग्रेजी हिंदी, ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ पर लिखा हो, इधर बगल उर्दू लिख दो, इधर जर्मन लिख दो, इधर फ्रेंच लिख दो, तो ऐसे एक प्रकार से ये, ठीक है। तो ये हो गया बहुभाषिक। तो ये होता है भाषा कोश। भाषा कोश का मतलब एक भाषा और दूसरी भाषा या एक भाषा और उसी भाषा में उसका अर्थ, व्युत्पत्ति, उसकी व्याख्या, ये सब दी हो, तो ये होता है आपका भाषा कोश। मुख्य रूप से अगर देखें तो भाषा कोश भी मुख्यतया 3 प्रकार का होता है। भाषा कोश जो होता है वो भी, यानी भाषा कोश कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्णनात्मक, दूसरा होता है ऐतिहासिक भाषा कोश, तीसरा होता है तुलनात्मक भाषा कोश। तो बात करते हैं वर्णनात्मक भाषा कोश की। देखें, वर्णनात्मक भाषा कोश अगर बात की जाए तो वर्णनात्मक भाषा कोश में किसी भाषा के एक निश्चित कालखंड को आधार बना करके कोश का निर्माण किया जाता है, डिक्शनरी बनाई जाती है किसी निश्चित कालखंड को आधार बना करके, ठीक है। और इस प्रकार के कोश में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन अर्थों को प्रयोग अधिक के आधार पर एक क्रम में रखा जाता है और इस कोश में उस अर्थ को सबसे पहले दिया जाता है जिसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। और हिंदी में नगरी प्रचारिणी सभा, हिंदी शब्द सागर, ये सब वर्णनात्मक कोश है। नगरी प्रचारिणी सभा का भी हिंदी कोश है और हिंदी शब्द सागर ये भी हिंदी का ही कोश है। और इसमें एक प्रकार से वर्णनात्मक कोश ही दिया गया है। वर्णनात्मक कोश में क्या होता है
कि जैसे कि किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं तो जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है उसका अर्थ सबसे पहले वही अर्थ लिखा जाएगा जो जनता सबसे ज़्यादा प्रयोग करती है। तो ये हो गया वर्णनात्मक कोश, ठीक है। दूसरा होता है ऐतिहासिक कोश, हिस्टोरिकल डिक्शनरी। ऐतिहासिक कोश की बात की जाए तो उसमें किसी भाषा या बोली के सभी कालों यानी सभी कालखंड की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर एक निश्चित कालखंड की बात होती है वर्णनात्मक कोश में, तो सभी कालखंडों में प्रयुक्त शब्दों को शामिल किया जाता है और इसमें शब्दों का क्रम जो होता है प्रयोग काल के आधार पर निश्चित किया जाता है। शब्दों के जो अर्थ सबसे पहले प्रयोग हुए होते हैं, मतलब कि जैसे किसी शब्द का अर्थ है, मान लेते कोई शब्द है, मान लेते हैं ए शब्द का अर्थ बी है, ठीक है। ए शब्द का एक व्यक्ति ने अर्थ बताया बी। अब ये बताया गया 1900 मान लेते हैं एक में, अगर 1905 ईस्वी में एक दूसरे व्यक्ति आते हैं, वो ए शब्द का अर्थ बताते हैं कि ए शब्द का मतलब डी होता है, तो 1905 में आया। और एक तीसरे व्यक्ति आते हैं 1910 ईस्वी में, वो कहते हैं कि ए का मतलब होता है यम, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एक ऐसी डिक्शनरी बनाई जाएगी तुलनात्मक, मतलब जो ऐतिहासिक कोश होता है उसमें सबसे पहले ए का मतलब क्या है बी है, तो सबसे पहले ए का मतलब बी वाला अर्थ लिखा जाएगा ए का, फिर ए वाला ए का अर्थ फिर दूसरा लिखा जाएगा डी वाला, फिर ए का अर्थ यम लिखा जाएगा। यानी कि पहले जो सबसे पहले जो अर्थ आया है, सबसे पहले जिस विद्वान ने बताया सबसे पहले उस अर्थ को लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो अर्थ बताया गया उसको लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो अर्थ आया है उसको लिखा जाएगा। मतलब कि सबसे कालक्रम के हिसाब से जो सबसे पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। लेकिन इससे पहले वर्णनात्मक कोश में क्या था, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था, जो सर्वमान्य था, जो सटीक था, जो सबसे एक प्रकार से ज़्यादा प्रयोग जनता करती थी जिस अर्थ का, उस अर्थ में, ठीक है, उस अर्थ को सबसे पहले लिखा जाता है वर्णनात्मक कोश में। लेकिन सबसे पहले जो अर्थ बताया गया वो लिखा जाता है एक प्रकार से ऐतिहासिक कोश में, ठीक है। तो शब्दों के जो अर्थ सबसे पहले प्रयुक्त होते हैं वे सबसे पहले रखे जाते हैं और बाद में विकसित अर्थ क्रमशः बाद में लिखे जाते हैं। संस्कृत का जैसे कि मोनियर विलियम्स कोश हो गया संस्कृत में, अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गई, ये सब ऐतिहासिक कोश ही हैं। संस्कृत का मोनियर विलियम्स जो कोश है, ये डिक्शनरी है मोनियर विलियम कोश, इसमें संस्कृत का ये एक प्रकार से डिक्शनरी है, ये ऐतिहासिक डिक्शनरी है। इसी प्रकार से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है ये एक प्रकार से अंग्रेजी की डिक्शनरी है और इसमें ये सब ऐतिहासिक टाइप के कोश हैं, ऐतिहासिक डिक्शनरी हैं। अगला जो भाषा कोश होता है वो है तुलनात्मक भाषा कोश। तुलनात्मक कोश की अगर बात की जाए तो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है इस कोश में। यह कोश दो प्रकार का होता है, एक तो होता स्रोत भाषा के शब्दों की लक्ष्य भाषा या भाषाओं की व्याख्या की जाती है और दूसरे में सिर्फ प्रतिशब्द रखे जाते हैं कि भाई इसका मतलब ये होता है। लेकिन एक पहले की स्रोत भाषा मतलब जिस भाषा से आपको करने से हिंदी यहाँ पर है, हिंदी से अंग्रेजी में आपको लिखना है कि हिंदी और अंग्रेजी का लिखेंगे, तो यहाँ पर हिंदी जो होगी वो स्रोत भाषा होगी और लक्ष्य भाषा अंग्रेजी होगी। तो स्रोत भाषा के शब्दों की यानी हिंदी का कोई शब्द है तो उसके लक्ष्य भाषा में एक प्रकार से या लक्ष्य भाषा या भाषाओं में उसकी व्याख्या की जाती है। हिंदी का कोई शब्द है तो अंग्रेजी में जो लिखा जाएगा तो अंग्रेजी में उसको एकदम से व्याख्यात करके लिखा जाएगा। जैसे हिंदी में कोई शब्द है, मान लेते हैं हिंदी का शब्द है समाजशास्त्र या समाज शब्द सोसाइटी, समाज शब्द को डायरेक्ट सोसाइटी नहीं लिखा जाएगा। एक मैं जो बता रहा हूँ हिंदी के लिए जो समाज शब्द है इसके लिए समाज के लिए हिंदी के लिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि एक प्रकार से समाज के लिए कि भाई समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको अंग्रेजी में हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो जाता है और एक ये होता है कि भाई समाज के लिए हम डायरेक्ट क्या लिख दें, प्रतिशब्द लिख दें। प्रतिशब्द का मतलब होता है, प्रतिशब्द का क्या मतलब होता है, सोसाइटी डायरेक्ट, मतलब कि जैसे कि ये समाज हिंदी में प्रयोग होता है वैसे डायरेक्ट समाज के लिए यहाँ पर सोसाइटी ही केवल लिख दिया जाए, तो ये होता है आपका दूसरा वाला, ठीक है। तो तुलनात्मक कोश जो होता है यह भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्रोत भाषा के शब्दों की लक्ष्य भाषा या भाषाओं में उसकी व्याख्या की जाती है जो पहले मैंने बताई, और एक क्या होता है दूसरे में सिर्फ प्रतिबद्ध लिखा जाता है। प्रतिबद्ध मतलब जैसे समाज का जो है अंग्रेजी सोसाइटी, डाक की मतलब कि जैसे कुत्ते की अंग्रेजी डॉग्स, ठीक है, बिल्ली की अंग्रेजी कैट, तो इस प्रकार से लिखा जाए। लेकिन अगर उसी या कोई शब्द प्रयोग किया जाता है, चाहे कम्युनिटी शब्द प्रयोग किया जाता है, तो कम्युनिटी के लिए जैसे डायरेक्ट अगर समुदाय लिख दिया गया, कोई हिंदी से अंग्रेजी से कोई भी प्रकार का हो सकता है कि अंग्रेजी से हिंदी में करना हो या हिंदी से अंग्रेजी में करना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो ये होता है एक प्रकार से प्रतिबद्ध शब्द। कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश केंद्रीय हिंदी निदेशालय से प्रकाशित